सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी और फरवरी के महीने में आपका शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई उस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सके। पहला सवाल आपके सामने है, मेजर ध्यानचंद खालिस्तान के खेल में एक जाना माना नाम है। बताओ भाई मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे। तो सभी बच्चों को पता है भाई मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते हैं। सर इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, मतलब मेरे भाई ये आपका हॉकी गेम खेलते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो इन्होंने मेरे भाई कब कब गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने मेरे भाई कब कब आपका गोल्ड मेडल जीता। तो आप बोलोगे सर 1928 में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद में 4 साल बाद में 1932 में, और इसके 4 साल बाद यानी कि 1936 में इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल जीता। अगर मैं बात करता हूं भाई मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेजर ध्यानचंद ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है मेरे भाई आपका गोल। क्या नाम है भाई इनकी पुस्तक का नाम? आप बोलोगे भाई गोल इनकी पुस्तक का नाम है। अगर मैं बात करता हूं देखो किसी टाइम पर एक अवार्ड आपका शुरू हुआ था जिसका नाम था मेरे भाई आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक भाई, पहले समय में एक अवार्ड हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। अगर मैं बात करता हूं भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, सर इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। लेकिन मेरे भाई कुछ ही टाइम पहले यानी कि 2021 में इसका नाम बदल दिया भाई। 2021 में नाम बदला और नाम बदल कर क्या कर दिया मेरे भाई, नाम बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और मेरे भाई 2024 में कितने लोगों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? आप बोलोगे 2024 में तो सर 2 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक तो मेरे भाई आपके साईं राज रंकी रेड्डी को और दूसरा मेरे भाई मिला है किसको? चिराग शेट्टी को। ठीक है भाई, तो एक तो मिला है साईं राज रंकी रेड्डी और दूसरा है मेरे भाई आपका चिराग शेट्टी। इन दोनों को मेरे भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से वह पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी। तो मेरे भाई लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली गायक कौन है? आप बोलोगे सर उनका नाम है लता मंगेशकर। ठीक है भाई, क्या नाम है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के बारे में बात करें तो भाई इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है भाई, इनको कौन सा अवार्ड दिया? इनको भारत रत्न दिया। और वो भी कब मिला सर? 2001 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है? ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं लता मंगेशकर अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? आप बोलोगे राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात भी हमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे भाई, जून 2023 में सूरीनामा गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो मेरे भाई सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? भाई आप बोलोगे सर उनका नाम है आपके द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है भाई? द्रौपदी मुर्मू। अभी मेरे भाई थोड़े दिन पहले आपकी अग्निवीर की एग्जाम हुई थी और उसमें मेरे भाई पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी। ठीक है भाई, अग्निवीर के पेपर में क्वेश्चन आया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी। तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो हमारे झारखंड की क्या थी? सर ये तो झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है भाई, तो झारखंड की राज्यपाल कौन थी? सर वो तो हमारे द्रौपदी मुर्मू थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखो मेरे भाई द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं भाई राष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद नंबर 52 में। अगर मैं बात करता हूं भाई अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है भाई, राष्ट्रपति की
कार्यपालिका जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो मेरे भाई आपका 53 में है। अगर मैं बात करता हूं भाई अनुच्छेद नंबर 54 में, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? सर अनुच्छेद नंबर 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या नाम है मेरे भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, ठीक है, योग्यता के बारे में अगर मैं बात करता हूं, और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई राष्ट्रपति की शपथ, और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, तो मेरे भाई महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में, शपथ मेरे भाई, ठीक है, अनुच्छेद नंबर आपके 60 में, और भाई योग्यता आपके अनुच्छेद नंबर 58, ठीक है। तो मेरे भाई ये बात आपको याद होनी चाहिए, द्रौपदी मुर्मू राइट आंसर हो जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, ठीक है भाई, राष्ट्रपति का जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनका मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसमें है? आप बोलोगे अनुच्छेद नंबर 143 में, ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 143 में है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से है? लो मेरे भाई, अब आप देख लो कि प्रीवियस ईयर में आपके किस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे गए। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित कौन नहीं है? तो आप बोलोगे सर निखिल बनर्जी नहीं है। क्या नाम है भाई उनका? निखिल बनर्जी। तो सर ये निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? आप बोलोगे सर ये तो आपके सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? सितार बजाते हैं। मैं बात करता हूँ निखिल बनर्जी के बारे में, इनको मेरे भाई आपका पद्म भूषण मिल चुका है, इनको भाई पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है 2015 में। अगर मैं बात करता हूं निखिल बनर्जी के बारे में, तो ये आपके मेहर घराना से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? मेहर घराना से आपके क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। अगर मैं सितार के बारे में बात करता हूं, तो सितार मेरे भाई आपके पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर आपके सितार बजाते हैं। मैं अगर बात करता हूं भाई वंदे हसन के बारे में, सितार बजाते हैं। मैं अगर बात करता हूं भाई किसके बारे में? विलायत खान के बारे में, ये भी सर सितार बजाते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? शाहिद परवेज के बारे में, तो शाहिद परवेज खान भी भाई सितार बजाते हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में? अनुष्का शंकर के बारे में, तो अनुष्का शंकर भी आपके सितार बजाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई निखिल बनर्जी, आपसे पूछा कि सारंगी से संबंधित नहीं है, तो निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। पद्म भूषण 2015 में मिला, मेहर घराना से संबंध रखते हैं। पंडित रविशंकर, वंदे हसन, विलायत खान, शाहिद परवेज, अनुष्का शंकर, ये आपके सितार वादक है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बताइए मेरे भाई, ज्वाला गुट्टा आपका कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या फिर मेरे भाई आपका क्रिकेट खेलते हैं, या फिर मेरे भाई आपका हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है मेरे भाई किसके बारे में? ज्वाला गुट्टा के बारे में। ज्वाला गुट्टा मेरे भाई कौन सा खेल खेलते हैं? आप बोलोगे सर ये तो बैडमिंटन खेलते हैं। कौन सा मेरे भाई? बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन और कौन खेलता है भारत में? तो आप क्या बोलोगे? सर साइना नेहवाल। ठीक है भाई, कौन है उनका नाम? साइना नेहवाल आपके क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। साइना नेहवाल की पुस्तक एग्जाम में पूछ जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है मेरे भाई प्लेइंग टू विन। ठीक है भाई, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग टू विन। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। हॉकी के कलाकार मैंने आपको बता ही दिए कि हॉकी कौन खेलता है, तो मेरे भाई मेजर ध्यानचंद जी क्या खेलते हैं? आपके हॉकी खेलते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है भाई, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह खालिस्तान से गुजर रहा होता है। ठीक है, मान लो मेरे भाई वर्तमान में मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढे बिना ही पढ़ाने का काम छोड़ दूं, तो मैं कौन सी बेरोजगारी से जूझूंगा? इसके बारे में आप लोगों से पूछा, तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर घर्षणात्मक बेरोजगारी इसका राइट आंसर है। सर याद कैसे रखेंगे इन बेरोजगारियों को? कोई ट्रिक बता दो। तो मेरे भाई देखो, सीधी सी बात है यार, मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है भाई, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है भाई, और बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे
पढ़ाने का काम भी मैंने छोड़ दिया, अब मेरे पास में कोई काम नहीं है, ठीक है, अब मेरे पास में कोई काम नहीं है, तो भाई मुझे सीधी सी बात है भाई घिसना पड़ेगा, ठीक है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भटकना पड़ेगा, मतलब मेरी चप्पल घिस जाएंगी भाई, ठीक है। ये मान के चल लो कि मेरे भाई मैंने पढ़ाने का काम था वो भी छोड़ दिया, दूसरी नौकरी मैंने ढूंढी नहीं, तो अब मेरे भाई दूसरी नौकरी ढूंढते ढूंढते मेरी चप्पल घिस जाएंगी, मतलब मेरे भाई घर्षणात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई आप लोगों से कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है भाई, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वही होती है मेरे भाई जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम करें, ठीक है भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लोग क्या करें भाई, जरूरत से ज्यादा लोग क्या करें मेरे भाई, काम करें, ठीक है भाई, काम करें। यानी कि मेरे भाई मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया था कि मान लो तुम्हारे पास में ये एक खेत है, अब इस खेत में मेरे भाई तुम और तुम्हारी मम्मी, ठीक है भाई, तुम और तुम्हारी मम्मी इस खेत में काम कर सकती हैं, तब भी ये खेत में उतना ही पैदा होगा। अब भाई तुम्हारे पापा के पास में काम था नहीं, तुम्हारे पापा के पास में काम था नहीं, तो तुम्हारे पापा ने भी क्या किया भाई, घर बैठा क्या करूंगा, मैं भी खेत में ही काम करवा लेता हूँ, ठीक है भाई। तुम्हारे पापा ने सोचा कि भाई घर बैठ के क्या करूंगा, मैं भी खेत में काम करवा लेता हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, इस खेत में तुम्हारे पापा की जरूरत थी नहीं, तुम और तुम्हारी मम्मी इस पूरे काम को कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पापा भी इसमें आ गए, यानी कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं भाई खेत में, इसको बोलते हैं मेरे भाई आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक मेरे भाई आपसे संरचनात्मक बेरोजगारी और पूछा, ठीक है, तो घर्षणात्मक हो गया, प्रच्छन्न मैंने बता दिया। चक्रीय बेरोजगारी जो भाई बार बार घूम घूम कर आती है, ठीक है भाई, यानी कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जो किसी मौसम में तो काम मिलता है और किसी मौसम में काम नहीं मिलता। मैंने आपको उदाहरण देके समझाया भी था कि मान लो भाई मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में भाई बरसात के मौसम में तो खेती बाड़ी हो जाती है, ठीक है भाई, बरसात के मौसम में तो खेती हो जाती है तो लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में भाई सूखा पड़ता है तो खेतों में काम है नहीं। इसका मतलब ये मौसमी बेरोजगारी, यानी एक मौसम में काम मिला दूसरे मौसम में काम मिला ही नहीं, तो मौसमी बेरोजगारी इसको कहते हैं। एक मेरे भाई आपसे पूछ जाते कौन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी मेरे भाई, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेरे भाई आदमी को कौशल के अनुरूप काम नहीं मिलता, कौशल के अनुरूप काम नहीं मिलता। मतलब मेरे भाई मैं मान लो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर कल तुम भाई मेरे से क्या करवाओगे, मेरे से तुम भाई बेलदारी करवा दो, सर मेरे में हुनर किसका है, पढ़ाने का, काम कौन सा करवा रहे हो, बेलदारी का, ठीक है। ऐसे मेरे भाई मान लो किसी आदमी को सिलाई बहुत अच्छे से आती है तो वो सिलाई कर सकता है, लेकिन भाई सिलाई तो उससे करवाओ मत, उससे तुम कुछ और काम करवा लो। तो यानी कौशल के अनुरूप, जो उसके अंदर जो हुनर है ना, उस हुनर के अनुरूप काम नहीं करवाना, वो संरचनात्मक में आता है। अगला सवाल है भाई आपके सामने, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई? क्या नौकायान खेली गई, क्या रोल बॉल आपके खेली गई? तो मेरे भाई राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? आप बोलोगे सर नौकायान भी खेली गई और रोल बॉल भी खेली गई, यानी कि एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर आपसे बात करूं मेरे भाई, नौका दौड़ कहाँ का फेस्टिवल है, ठीक है भाई, नौका दौड़ कहाँ का त्योहार है भाई, ठीक है, नौका दौड़ कहाँ का त्योहार है, तो आप क्या बोलोगे, सर नौका दौड़ हमारे केरल का त्योहार है। कहाँ का मेरे भाई, केरल का त्योहार है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर मेरे भाई आपका अरुणाचल प्रदेश। तो देखो मेरे भाई मैंने आपको खूब बताया था मेरे भाई कि आपका लाहो हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था वांगला, मैंने आपको बताया था मेरे भाई साध सुख, कौन सा मेरे भाई, साध सुख। मैंने आपको बताया था मेरे भाई बेहदी खलम, कौन सा मेरे भाई आपका, बेहदी खलम मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया मेरे भाई कौन सा, नोंग क्रेक, कौन सा मेरे भाई, नोंग क्रेक। और ये सारे के सारे कहाँ के हैं सर, ये हमारे मेघालय के, कहाँ के मेरे भाई, मेघालय के। मैंने तो आपको ये भी बताया था कि मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो आपने बताया कोनराड संगमा। क्या नाम है मेरे भाई इनका, कोनराड संगमा नाम है। और मैंने मेरे भाई इनके राज्यपाल भी आपको बताए थे, तो आप बोलोगे CH विजय शंकर। क्या नाम है भाई इनके राज्यपाल का, आप बोलोगे CH विजय शंकर, ठीक है। तो लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, मेघालय से, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है भाई। अगला सवाल है, खाली स्थान की साक्षरता दर में, ठीक है भाई, असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकती थी, ठीक है भाई।
खालिस्तान की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं था जहां जनगणना नहीं की जा सकी। यानी कि एक ऐसा साल बता दो जहां पर मेरे भाई असम में जनगणना ही नहीं हुई, तो सर वो साल तो हमारा कौन सा है, 1981 का। ठीक है, 1981 मेरे भाई आपके असम में क्या नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई थी। अगर मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, जनगणना के बारे में। ठीक है, जनगणना के बारे में बात करें भाई, 1872 में आपकी जनगणना की शुरुआत हुई थी मेयो के शासनकाल में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, नियमित जनगणना के बारे में। ठीक है, अगर मैं नियमित जनगणना के बारे में बात करता हूं तो 1881 में आपकी नियमित जनगणना शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। मैंने आपको यह भी बता रखा है कि जनगणना मेरे भाई आपके गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अंतर्गत मेरे भाई, गृह मंत्रालय के अधीन आपकी ये जनगणना आती है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है 1981 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उदरू स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और खालिस्तान क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ मेंडलीफ ने, ठीक है भाई, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है भाई, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब आई, तो मेरे भाई 1869 में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को लॉन्च किया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, तो शुरुआत में कितने तत्व थे, आप बोलोगे शुरुआत में इसमें 63 तत्व थे, वर्तमान में इसमें कितने तत्व हैं, सर 118 के आसपास में इसमें तत्व हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 18 तो उधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, और 7 आपके आवर्त होते हैं। ठीक है भाई, 7 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिनको क्या कहते हैं, आवर्त। 18 और 7 का रेशियो होता है, ये बात आपको, ठीक है भाई, 18 तो उधर स्तंभ होते हैं और 7 आपकी आवर्त होते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ खालिस्तान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मेरे भाई इंडियन ग्रीन बिल्डिंग मतलब मेरे भाई हरित रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई, ग्रीन मतलब होता है हरा, तो ग्रीन बिल्डिंग मतलब मेरे भाई हरित रेलवे स्टेशन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी। हरित क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो शुरुआत किसने की थी हरित क्रांति की, आप बोलोगे नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने मेरे भाई, नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगर मैं बात करता हूं हरित क्रांति भाई भारत में शुरुआत किसने की, भारत में शुरुआत की थी मेरे भाई आपके MS स्वामीनाथन ने। किसने मेरे भाई, MS स्वामीनाथन ने भारत में शुरुआत की थी। अगर मैं बात करता हूँ भारत में शुरुआत कब हुई, सर ये भारत में शुरुआत हुई थी आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब मेरे भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी, और मेरे भाई इसमें HYV बीजों का क्या हुआ भाई, प्रयोग। ठीक है भाई, HYV बीजों का क्या हुआ मेरे भाई, आपका प्रयोग हुआ, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और कभी कभार एग्जाम में HYV की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आप लिख लो मेरे भाई हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है भाई, हाई यील्डिंग वैरायटी इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। ठीक है, तो हरित क्रांति के उत्पादन में भाई गेहूं और धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, गेहूं और धान इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से ठीक है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी है। तो मेरे भाई लोकल एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी, सर उड़ीसा ने इसको मंजूरी दी है। किसने मेरे भाई, उड़ीसा ने। और उड़ीसा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मेरे भाई कि इनके मुख्यमंत्री का क्या नाम है, मोहन चरण मांझी। क्या नाम है मेरे भाई, मोहन चरण मांझी इनके मुख्यमंत्री का नाम है। राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो रघुवर दास का नाम आएगा। किसका मेरे भाई, रघुवर दास का नाम आपसे पूछा जाए। ठीक है, और इसके लोक नृत्य में मेरे भाई आपसे घूमरा, इसके अलावा मेरे भाई पाला, इसके अलावा मेरे भाई आपका डसखतिया, इसके अलावा मेरे भाई आपका कीसाबदी, इसके अलावा मेरे भाई आपका रंगाबाती, ये मेरे भाई क्या है, उड़ीसा के लोक नृत्य हैं, एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो मेरे भाई 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाते हैं, सर होली तो फाल्गुन के महीने में मनाते हैं। कब मेरे भाई, फाल्गुन के महीने में।
दिवाली मेरे भाई कार्तिक के महीने में, और 25 दिसंबर को मेरे भाई क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्रिसमस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंध रखता है। तो मेरे भाई चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद नंबर 324 चुनाव आयोग के बारे में बताया था कि मेरे भाई चुनाव आयोग आपका भाग नंबर 15 में है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 323 में क्या है, तो मेरे भाई आप बोलोगे लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, 323 में क्या है, आप बोलोगे लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ठीक है भाई, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट मेरे भाई किसमें है, 323 में। 321 में क्या है मेरे भाई, लोक सेवा आयोग का कार्य। ठीक है भाई, लोक सेवा आयोग का कार्य अनुच्छेद नंबर 321 में। अगर मैं बात करता हूं भाई 322 में, तो आप बोलोगे सर इसमें भी आपका लोक सेवा आयोग का व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है भाई, तो 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, 321 में लोक सेवा आयोग का कार्य, 324 में चुनाव आयोग और 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है। तो भाई पैराग्लाइडिंग, कच्छ, उत्तरायण, पतंग महोत्सव, सनबर्न। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा त्योहार नहीं मनाते, आप बोलोगे सर सनबर्न गुजरात में नहीं मनाते, ये आपका गोवा में मनाते हैं। ठीक है भाई, गोवा में ही आपका सिग्मो त्योहार मनाते हैं, गोवा में ही आपका फ्रांसीसी जेवियर। ठीक है भाई, कौन सा, फ्रांसीसी जेवियर त्योहार गोवा में मनाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अंगूर महोत्सव भी कहाँ पर मनाते हैं, ये भी गोवा में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई आज के आपके क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे। आप देख सकते हो मेरे भाई एसएससी जीडी का जो पेपर है वो किस प्रकार का आपका आता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।